Hey everybody, my name is Ajay Singh, and we would be talking today about electric potential energy. So I'll write it down, electric potential energy. But before that, समझते हैं कि potential energy specifically क्या होती है, उसके बाद हम लोग समझेंगे overall what is electric potential energy. So, with an example, let's assume we have a compressed spring. So, ये compressed spring है और ये compressed है and constraint में है because of these two blockages. So, spring इसके बीच में compressed form में है. So, it has some energy. And since this energy is not available unless or until we remove this constraint, इन constraint को जब हटा देंगे ये relax हो जाएगा और उसके बाद spring की energy release हो जाएगी. ओके, सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये एक पोटेंशियल एनर्जी है, इट हैज पोटेंशियल, संभावित ऊर्जा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिव, इस स्टेट में है जीरो। और अगर मैं फिर से इस पे कुछ पे फोर्स लगाऊं, उससे कुछ वर्क होगा, तो ये फिर से कंप्रेस्ड फॉर्म में अगर आ जाए तो फिर से हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। और वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में पीई लिख देता हूँ इसको। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, तो उसके बाद बात करते हैं वर्क डन। सो हमारा वर्क डन क्या होता है, हमने पहले समझा हुआ है, विच इज फोर्स इनटू से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, दोनों वेक्टर्स है। ठीक है, सो इसेंशियली इस केस में अगर मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी ये होता है, मान लेते हैं डी का। डी का डिस्प्लेसमेंट में स्प्रिंग इस स्टेट में आ जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्रेस, तो इस पे कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, तो इसी को वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, यही वर्क कन्वर्ट कर जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, बिकॉज आपने कंप्रेशन कर दिया है, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्क हुआ है, लेकिन अब स्प्रिंग में संभावित ऊर्जा जमा हो गई है, जो कि हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब इसको चार्ज सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, जहाँ पे कि मान लेते हैं एक चार्ज है हमारा पोजीशन ए पे, एक चार्ज है हमारा पोजीशन बी पे। इस चार्ज को बोलते हैं Q1, इस चार्ज को बोल देते हैं Q2। इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और एज्यूम करते हैं ये पॉजिटिव है, बट द इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू डिराइव इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। ठीक है, सो इस सिस्टम में वी हैव चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज है और एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। एज्यूम करते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस आर है, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये फिर से दूर जाना चाहेंगे। और कितना दूर? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाना चाहेंगे, unless or until we have some constraint. Like in this case we have some constraints which could be two walls, which could be two wooden blocks, anything in case of spring। यहाँ भी कुछ ऐसा constraint हो कि आप मैकेनिकली इनको होल्ड करके रखते हो, या फिर और भी कोई वे हो, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी जमा होगी। राइट, एसेंशियली एनर्जी जमा होगी जो कि पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये रिपेल होना चाहते हैं, आपस में रिपेल हो रहे हैं और दूर जाना चाहते हैं। राइट, जब ये इनफाइनाइटली दूर होंगे तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो होगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए इसको कैलकुलेट कैसे करें, हम जानते हैं कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, जो कि कूलम्स लॉ से बता सकते हैं, और इस पे भी लग रहा होगा कुछ। तो इन पे फोर्स लग रहा है इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो अगर इसे हमें इस स्टेट में कैलकुलेट करना है, तो हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल स्टेट का हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इस स्टेट में आएंगे। तो ये मान लेते हैं बी पॉइंट यहाँ है और हमारा एक और आर्बिट्रेरी पॉइंट पी है। तो ए से पी की डिस्टेंस ज्यूम करते हैं आर है, ए से बी कैपिटल आर, ये तो हमने अभी भी देखा ही। तो इस पी स्टेट पे अगर हमारा चार्ज Q2 है, तो यहाँ से बी तक लाने में कितना वर्क इन्वॉल्व होगा उसको हम चेक करते हैं, और उसके बाद हम इसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल Q2 पे फोर्स कितना होगा, F, जो कि हम कूलम्स लॉ के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा है F। जूम कर लेता हूँ हल्का सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एंड इसकी डायरेक्शन भी होगी आर, आर वेक्टर। एज्यूम करते हैं कि ओरिजिन
यहाँ पे है हमारा फॉर एग्जांपल, हम इसको ओरिजिन भी मान मान सकते हैं ईज के लिए, या फिर इस डायरेक्शन में कहीं भी ओरिजिन है, तो हमारा डायरेक्शन आर वेक्टर का इस पोजीशन पे क्या होगा, इसे ही डायरेक्शन में है, ठीक है। फोर्स भी इसी ही डायरेक्शन में है, बिकॉज ये आर, ये है हमारा पूरा आर वेक्टर, ठीक है। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मान लेते हैं इस पोजीशन पी से पी डैश पे आते हैं, विच इज वेरी नियर टू इट, एंड हम इसको डी आर भी मान सकते हैं, डिफरेंशियल डिस्टेंस में चेंज हुआ है। तो इसके लिए जो वर्क होगा, पहले हम निकालते हैं व्हाट इज वर्क। वर्क डन कितना होगा, एफ डॉट, एफ डॉट इस पर्टिकुलर टोटल वर्क, वर्क कितना होता है, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट, हमारा होता है एफ डॉट, लेकिन हम पूरा वर्क नहीं निकाल सकते बिकॉज द फोर्स इज गोइंग टू गेट चेंज्ड, इट्स वेरिएबल, ठीक है। तो डी डब्ल्यू हमारा होगा एफ डॉट, कितना डिस्प्लेसमेंट है, डी आर, लेकिन ये वेक्टर है, इसकी एक डायरेक्शन भी देखते हैं। जो हम पी से पी डैश की ओर आ रहे हैं, तो एसेंशियली हमारी डायरेक्शन ये है, तो ये आर वेक्टर के बिल्कुल नेगेटिव होगा, उल्टा। एफ कितना है ये, तो हमारा हो गया ये एसेंशियली इक्वेशन Q1 Q2, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कॉल दिस इक्वेशन, ठीक है। आर स्क्वायर और हमारा आर वेक्टर और ये लगा, और इसके साथ हो गया हमारा डी आर और एक नेगेटिव साइन, ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव साइन। आर वी क्लियर, बिकॉज the direction of r hat is opposite to the direction in which the charge has been moved at p dash, ठीक है। अब आते हैं हम इक्वेशन 3 को पूरा निकालते हैं कि वर्क कितना हुआ होगा, जीरो कोई वर्क नहीं, सिर्फ वर्क कुछ w, और हमारा r पोजीशन से r, ठीक है। इसमें एक नेगेटिव इन्वॉल्व है, ये रहा q1 q2 q1 q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr। आर भी क्लियर, हम इस पर्टिकुलर आर से इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस पोजीशन बी तक आ रहे हैं, हाँ तक, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्क डन, नेगेटिव Q1 Q2, ओके, लेट मी, ये हो गया वर्क डन, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव, आई कीप दिस आउटसाइड, आर आर डी आर आर स्क्वायर, और इससे हमारा कितना गया Q1 Q2, माइनस में रखते हैं इसको, 4 पाई एप्सिलॉन, हमारा जो ये आएगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, ठीक है। इस माइनस को अंदर कर लेते हैं, आई मीन ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये हमारा 1 बाई आर, और ये हो गया हमारा वर्क डन। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि ये इक्वेशन क्या हमें बता रही है, टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम डिस्टेंस r टू कैपिटल R, इस पोजीशन B तक आने का वर्क डन है, ठीक है। अब इस केस में हम assume करते हैं कि चार्ज Q2 is moved from infinite distance from Q1 to point B, which is separated by distance r from Q1. तो इस केस में we are assuming r to be infinity. In that case, the work done is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r. So this is the equation which gives us the quantum of work done which is required to move the charge from infinity to distance capital R. So this work is getting stored into, in this case, getting stored as potential energy. Okay. And hence, potential energy which can be denoted by capital U is same as 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by capital R. So inversely proportional to the distance in between the charged system. So this was the charged system, right? So we can generalize this equation, or in case we have, for example, three charges available. So I'll rotate this page.
We have charge, say, Q1, Q2, Q3, right? And the distance is, say, R1, R2, R3, right? In this case, you can calculate the potential energy for this one, potential energy for this system and this system, and all can be added. So we can put it as U1 plus U2 plus U3. It is total potential energy of the system. It's scalar, so we can add it easily. Okay. Uh, hope it's making sense, right? All right. So one other thing to note here, for example, the charge is Q1 is positive and Q2 is negative. What's the tendency of the system? It means the system will tend to move towards, means the charges will tend to move towards each other, and so that they are in contact with each other. That is the stable state in this case. You need to put some constraints so that the charges are not moved. So in this case, you need to do work in order to move the charges little apart, and you need to do work to move them to the infinite distance. So hence, in this system, right, in this system, the potential energy would be negative, right? If you have to do these kind of summations or these kind of problems, you need to make sure you calculate the work done and accordingly derive the potential energy. With that, I'll close the session for today. Thank you.